केतकी भौजी, केतकी भौजी हो। अरे हाँ भाई हाँ। अरे जोहर। अरे आइए आइए। देखिए सब किसान भाई बहन जो है सो सामने में आकर के रेडी हो गए हैं और अब कहाँ जो लुका गए हैं। अरे भाई आज हम परवल की सब्जी बना रहे थे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले किसान भाई बहनों से बात कर लें। ओह रे परवल का तियान बहुत मजा आएगा। लेकिन किसान भाई तियान और परवल पर बात करने से पहले हमरा मंगरा का और खेत की बहन का जोहार। हाँ तो कितकी भौजी का परवल के बारे में बतिया रही थी। अरे परवल की बात बाद में करेंगे। हाँ। पहले किसान भाई बहनों को ये बतला दें कि आज के कृषि समाचार में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के किसानों को मिलेगा कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ। कांके में आत्मा द्वारा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गर्मी में सूकरों को पौष्टिक आहार देने पर रखे विशेष ख्याल। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिमडेगा जिले में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों के बीच अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के वितरण की योजना बनाई गई है। इस योजना से लाभ उठाने के इच्छुक किसान 20 मार्च 2013 तक सिमडेगा जिले के भूमि संरक्षण कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर दें। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रखंडवार वितरण किया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा के द्वारा बीते दिनों कांके प्रखंड के किसान भवन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में किसानों को श्रीविधि से धान की खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन सहित कृषि से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी दी गई। इसमें होचर, हुसीर, मुरुम, पिठौरिया, बोड़िया सहित विभिन्न गांवों के 50 किसानों ने भाग लिया। सूकर आमतौर पर गर्मी के दिनों में अन्य मौसम के वनस्पत कम खाना खाते हैं, इसलिए सूकरों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शारीरिक विकास के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार देना जरूरी है। खासकर मिश्रित दानों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा रखने का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है। इस मौसम में सूकरों में आहार ग्रहण करने की रुचि कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा और पौष्टिकता प्रदान करने वाले पौष्टिक आहार देने की जरूरत होती है। हमारे किसान भाई को ये कोशिश करना चाहिए कि लगभग जो 90% 80% भी जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें जो है टोटल जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन, एनर्जी और मिनरल्स, विटामिन्स जो है वो पूरा हो जाए। इसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा विटामिन्स यानी पूरा कंसंट्रेट जो है पूरा न्यूट्रिशन रिच डाइट देना होता है और जिससे कि कम दाना में ही उनको सारा रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाए। आने वाले महीने में खरीफ के मौसम में चारा फसलों की अच्छी खेती की जा सकती है। इसके लिए किसान मक्का, राइस बीन और बोदी से प्राप्त होने वाले चारा फसलों के उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान मक्का चारा के लिए अफ्रीकन टोन, बोदी चारा के लिए BL1 और राइस बीन चारा के लिए विधान 1 और विधान 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। खरीफ में आप चारा मक्का ले सकते हैं और राइस बीन और बोदी। तो चारा मक्का में एक हमारे यहाँ एक वैरायटी है, किस्म है, उन्नत किस्म है, उसका नाम है अफ्रीकन टोल। इसको आप लगा करके अच्छा चारा और पौष्टिकता प्राप्त कर सकते हैं। और बोदी में है BL1 जिसको कि आप लगा करके आप अच्छा चारा प्राप्त कर सकते हैं। प्लस है कि उसको लगाने से आपका जो ज़मीन है उसकी भी उपज क्षमता बढ़ा सकते हैं। और राइस बीन है, राइस बीन में है एक 2 वैरायटी किस्म है, उन्नत किस्म है। एक है विधान 1, विधान 2 जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च करके पाए हैं कि जो झारखंड की जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खेतों में बीज और खाद का छिड़काव का काम करने के लिए सबसे कारगर कृषि उपकरण है फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। किसान जब बुआई के लिए फसल का चुनाव करता है और उसकी खेती शुरू करता है तो फसल कटाई तक कृषि कार्यों को निपटाने की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसान एक ऐसे मददगार कृषि उपकरण की तलाश करता है जो कई काम निपटा दे। ऐसा ही एक कृषि उपकरण है फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर।
जो खेतों में बीज और खाद छिड़कने का काम करता है। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आइए आज सफल किसान की कड़ी में जुड़ते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो लगभग सभी तरह के फसलों की शानदार खेती करने में माहिर हैं। आज हम एक ऐसे किसान से मिलने वाले हैं जो हर वक्त अपने किसी न किसी फसल की खेती में मशरूफ रहते हैं। जब तक वो अपने फसल को बेहतर उपज के अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, उन्हें सुकून नहीं होता। खेती करते हैं मक्का का, गेहूं का, मटर का, राई का, ये सब का खेती, मसूर का, ये सब का खेती हम लोग जो है रबी फसल में लगाते हैं। अब फायदा तो है, तबे ना हम लोग वो सारा परिवार को मेंटेन और पालन पोषण करते हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1875 रुपए से 1975 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2275 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2650 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 4900 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6750 रुपए से 7050 रुपए, दाल मसूर 4350 रुपए से 4650 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 9980 रुपए से 10050 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 650 रुपए से 700 रुपए और प्याज 1100 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप लोग देख रहे थे कृषि समाचार, और ई कृषि समाचार में आप लोग को जानकारी मिला मौसम के बारे में, बाजार भाव के बारे में। तो सब जानकारी के साथ साथ हम लोगों को और भी ढेर सारा जानकारी देना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, कि कृषि समाचार तो हो गया, लेकिन आप क्या चीज का जानकारी दीजिएगा? आज हम जानकारी देंगे किसान भाई बहनों के परवल की खेती की। ओह रे बाबा, परवल का खेती, ठीक बात बताएं। परवल का खेती, तो मंगरा, परवल की खेती तो तुम्हारे गांव में भी होती होगी? एकदम झमकौआ खेती होता है ना? हाँ? तो इसकी जानकारी के लिए हम आज किसान भाई बहनों को पहले अपने डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। ठीक है, इसके तो बारे चलिए। में बातचीत करते हैं। तो किसान भाई बहनों, हम परवल की खेती कैसे करें जिससे आपको ज्यादा मुनाफा मिले, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं डॉक्टर AK सिंह के पास। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो अभी फूल आने का वक्त आ गया है, तो इस वक्त में कौन सी देखभाल करेंगे? देखिए, परवल भी एक गर्मी की प्रमुख सब्जी है और जैसे ही तापक्रम आगे बढ़ता है इसमें शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जैसे ही जाड़े के मौसम में ये पौधा सुसुप्ता अवस्था में रहता है, इसमें बढ़वार नहीं होती। लेकिन जैसे ही गर्मी आई, अभी देख रहे हैं हम लोग कि फूल एकदम निकलना शुरू हो गए हैं। और इस समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना है कि खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फल लगते समय अगर नमी नहीं है खेत में तो फल का लगना प्रभावित होता है। इसलिए हमारी तो सलाह है किसान भाइयों की, फूल आने की अवस्था में खेत में सिंचाई के साधन जरूर रखें। किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि बेल को हमेशा अगर चढ़ाएंगे, कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पोल पे लोहे के अस्थाई संरचना बना करके उसमें तार बांध करके लतर को हम लोग चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बहुत सा, क्योंकि नर फूल इसमें, परवल ही एक सब्जी फसल है जिसमें कि नर फूल अलग होते हैं और मादा फूल अलग पौधे पर निकलते हैं। तो अगर किसान भाई खेत में परवल को फैला देते हैं तो ऐसी अवस्था में जो हमारे मादा फूल हैं वो नीचे छिप जाते हैं और उस पर परागकण न पड़ने की वजह से फल नहीं लग पाता है, इससे उपज प्रभावित होती है। इसलिए अगर किसान भाई परवल की फसल को लतर पे चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें फूल भी अच्छा लगेगा और फल भी अच्छा मिलेगा, उससे आमदनी बढ़ेगी। तो हमारी सलाह है किसान भाइयों की, परवल को हमेशा लतर को चढ़ाएं, चाहे वो गर्मी के मौसम में, बरसात में भी, क्योंकि ये ऐसी सब्जी की फसल है कि करीब 9 महीने तक इससे फल मिलता रहता है। तो अगर किसान भाई इसको चढ़ाएंगे तो बरसात में जो समस्याएं आती हैं अधिक जल भराव की वजह से, उससे निजात मिलेगी और फल फूल दोनों अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों को आप ये भी जानकारी ले लें कि आप जब लतर हो जाएंगी तो लतर की एक पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि आपको चढ़ाना है, तो क्या चढ़ाने के अलावा भी और कोई तरीका है? पूरी व्यवस्था लतर की कैसे करेंगे वो भी जान लें। डॉक्टर साहब आप हमें बता दें। तो मैंने बताया कि चढ़ाने के लिए किसान भाइयों को तो अपने आप इसमें जैसे ही लतर बढ़ना शुरू होगी अपने आप छड़ पे, तार पे जो है चढ़ना शुरू हो जाती है। चाहे वो अगर किसान लोहे के तार नहीं है तो रस्सी भी बांध सकते हैं उसके लिए, और सब रस्सी बांध करके बीच में सुतली से भी इसको हम लताओं को फंसाते हैं, जिससे कि पूरी लतर हमारी जमीन पे न हो, छत पे सहारा के साथ इस पे चढ़ जाए और इससे ही फल अच्छा मिलेगा उनको। जी, तो किसान भाइयों को ये भी बता दें कि जब फल लग जाएगा तो क्या फल लगने में लतर का कुछ ज़्यादा प्रभाव होता है या वो बस अपने आप अच्छे फल आ जाएंगे? अभी जो फूल निकल रहा है तो परवल में फूल निकलने के बाद जैसे ही करीब परागण हो जाएगा तो करीब 15 से 20 दिन में फल तोड़ने लायक तैयार हो जाते हैं। तो सही उचित अवस्था पे फल की तोड़ाई बहुत ही आवश्यक है। अगर किसान भाई काफ़ी लंबे समय तक कई बार फल को तोड़ देते हैं लतार पे, तो उससे क्या होता है, बीज काफ़ी कड़ा हो जाता है और बाजार भाव अच्छा नहीं मिलता है। जब बीज परवल के बीज मुलायम हो उसी अवस्था में किसान भाई फल की तोड़ाई करेंगे तो अच्छा इसको लाभ परवल से मिल पाएगा उनको। किसान भाइयों को अब जब फल से अच्छी उपज चाहिए तो ये भी जान लें कि जो कीट प्रबंधन है, क्या परवल में कौन कौन सी कीटें लगती हैं, उनकी लतर में या उनके पत्ती में कौन कौन सी कीटें लग सकती हैं और वो कौन सी दवाई का छिड़काव करें जिससे कि उनके पेड़ बच जाएंगे। देखिए, परवल में एक फल की मक्खी एक सबसे प्रमुख कीट है इसका, और जब ये फूल वाली अवस्था में ही ये मक्खी अंडे दे देती है, कई बार फल में छेद भी करती है फल लगने के बाद। तो फल की मक्खी के रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पे एक तो फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नोमेट नाम से जाना जाता है, बाज़ार में उपलब्ध है, उसको लगाते हैं तो उसमें जो है नर कीट अपने आप जो है उस फंदे में फंस जाता है, इससे नियंत्रण होता है। इसके अलावा दूसरे भी कीटनाशक दवाएँ हमारे फल मक्खी
को नियंत्रण के लिए हैं। इसमें मैलाथियान, मोनोकोटोफास, मेटासिस्टाक्स दवा 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़केंगे और ये छिड़काव उनको 10 से 15 दिन के अंतराल पे दोबारा करना पड़ सकता है, तभी कई जाकर के फल मक्खी का नियंत्रण होगा। और दूसरे कोई प्रमुख कीट इसमें नहीं आते हैं। कभी कभी बीमारी में सफ़ेद चूड़ रंग का चूड़ पत्तियों पे आ जाता है, उसके लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर किसान भाई छिड़काव करेंगे तो ये जो हमारा सफ़ेद चूड़ी बीमारी जो कि पत्तियों पे आती है वो सफ़ेद चूड़ नहीं बनेगा और उस बीमारी से इनको निजात मिलेगी। तो यही दो, एक प्रमुख कीट और एक बीमारी के समय नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित रूप से फलत उनको अच्छी मिलेगी। तो अब हम ये भी जान लें कि जो सिंचाई की व्यवस्था होगी और निकाई गोड़ाई की जो व्यवस्था होगी वो इतनी गर्मी के मौसम में झारखंड के जलवायु में और इतनी ऐसी मिट्टी जो झारखंड में, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए डॉक्टर साहब? सिंचाई की बात मैंने कहा कि गर्मी के मौसम में जून तक तो परवल में सिंचाई देने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे ही करीब 20 से 25 जून के बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं तो फिर अक्टूबर तक प्रायः पानी देने की आवश्यकता परवल में नहीं पड़ती है। तो जो किसान भाई अभी गर्मी के मौसम में मैंने बताया टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या भी रहती है। तो ड्रिप के द्वारा टपकन सिंचाई विधि से सिंचाई करें और बरसात में तो अपने आप पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर मई, जून और अप्रैल में किसान भाई अपने पौधों को सिंचाई करके बचा लेंगे तो निश्चित रूप से बरसात वाले दूसरी बार जब इसमें फल फूल निकलते हैं तब भी अच्छी उपज मिलेगी। तो देखा किसान भाइयों, जो किसान भाई परवल की खेती शुरू कर चुके हैं उनके लिए जो है डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बेहतरीन जानकारी दी, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं यदि उसे अच्छी तरह से अमल में लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जोहार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में नई फसलों की जानकारी के साथ फिर से आएंगे। नमस्कार। हाँ, तो किसान भाई, अभी आपको जानकारी मिला हमारे कृषि विशेषज्ञ के द्वारा कि परवल का खेती करें तो कैसे उसका देखभाल करें, का उपाय करें, कीट लगे तो का करें, रोग लगे तो का करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए का उपाय किया जाए। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, खाली आपका परवल का तीयन पकाने से कुछ नहीं होगा, उससे भी शानदार तीयन पकता है। हाँ भाई, कौन सा तीयन बताओ? ओह रे बाबा, मशरूम का। अच्छा, हाँ। तो मशरूम की बात कर रहे हो? तो तीयन पकाने से पहले उसका खेती किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मशरूम का उत्पादन के बारे में कि कम खर्चा में पैसा लगे कम और मुनाफा हो ज्यादा, दमादम। हाँ, तो बताइए मशरूम के बारे में आप क्या जानकारी दीजिएगा, कौन विशेषज्ञ से मिलवाइएगा, क्योंकि हमारे किसान भाई इसके बारे में खूब जानकारी लेना चाहते हैं कि खर्चा कम हो और खूब चकाचक मशरूम का उत्पादन। बिल्कुल, हम किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवाने के लिए ही आते हैं। तो आज किसान भाई बहनों को मशरूम की खेती कम खर्च में कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ माया कुमारी के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कम खर्च में मशरूम की उत्पादन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें, थोड़ा सा मशरूम के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसको जो है कि क्षेत्रीय भाषा में मशरूम को कहीं लोग खुम्बी बोलते हैं, कहीं पे इसको गोबरछत्ता बोलते हैं, कहीं पे छाती बोला जाता है, लेकिन किताबी भाषा में मुख्य तौर पे इसको मशरूम ही बोला जाता है। और इसका मशरूम का करीब 500 से भी ज़्यादा वैरायटी पाया जाता है और उस 500 वैरायटी, लेकिन वो एडिबल नहीं होता है। उसमें से मात्र 25 या 30 वैरायटी ही ऐसा होता है जो कि एडिबल होता है और हम खा सकते हैं। अगर किसान भाई अगर इसका प्रयोग अगर कर रहे हैं मशरूम का, तो अगर वो अच्छी तरह से जान रहे हैं तभी वो मशरूम खाएं, और नहीं तो फिर अगर उसको नहीं पहचान रहे हैं तो फिर मशरूम नहीं खाना ही उचित रहेगा। इसका हम उत्पादन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि मशरूम एक तरह का फंजाई है। जैसे कि हम किसान भाइयों को हम समझाना चाहेंगे कि वो फंजाई है क्या। जैसे मान लें कि अगर हम रोटी को 1 या 2 दिन तक छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि भुआ लग जाता है, और वो भुआ जो वाइट जो दिखता है, उजला उजला जो दिख रहा है, वास्तविकता में वही फंजाई है। और उसी तरह का ये मशरूम भी एक तरह का वो फंजाई ही है। इसका हम उत्पादन कैसे करेंगे? इसके उत्पादन करने के लिए हमको नहीं ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, ना ही खेत जोतने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा सीड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा रूम को लेते हैं। हमको जितने अगर हम शुरुआती तौर पे अगर हम इसको कर रहे हैं तो पहले हम छोटा सा स्पेस लेंगे। उसमें क्या करेंगे
कि सबसे पहले जो धान का जो पुआल होता है या गेहूं का जो पुआल होता है, उसको अगर धान का पुआल है तो उसको हम 2 या 3 सेंटीमीटर की लंबाई में उसको काट लेंगे। और अगर गेहूं का पुआल है तो ऑलरेडी जो है कि इस टाइप से कटा हुआ ही मिल जाता है। फिर उसको हम क्या करेंगे कि एक बोरिया में बंद कर देंगे और बोरिया में बंद करने के बाद उसको एक बहुत बड़ा बर्तन में उबलते हुए पानी में डाल देंगे। और उबलते हुए पानी में डालने के बाद उसको 40 से 45 मिनट तक उसको हम खौलाएंगे। खौलाने का मतलब होता है कि उससे जितना भी हमारा कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो कुछ भी है, बैक्टीरिया, वायरस है, वो सब हमारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम एक चीज़ बतला दें किसान भाइयों को कि ये जो मशरूम जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरिया या वायरस का प्रकोप अगर उस पर पड़ गया तो वो जो है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हम जो भी मशरूम के लिए जो भी बर्तन का प्रयोग करेंगे, जो भी सामान का प्रयोग करेंगे, तो उसको सबसे पहले हम स्टरलाइज कर लेंगे। अगर हम बोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो बोरी का को भी हम स्टरलाइज कर लेंगे। तो उसी तरह गेहूं का पुआल है या फिर धान का पुआल है तो उसको जो है कि 45 मिनट तक स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद फिर उसको उतारेंगे और पानी को, टोटल पानी को उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद जो है एक पक्की फर्श में या फिर पॉलीथीन बिछाया हुआ फर्श में उसको फैलाएंगे, जहाँ पे जगह ठंडा हो। हम धूप में इसको कभी भी नहीं फैलाएंगे, ठंडी जगह में ही हम इसको सुखाएंगे और तब तक सुखाएंगे। और इसका भी एक परीक्षण होता है कि आप कैसे समझेंगे कि हमारा जो है कि पुआल अच्छी तरह सूख गया है। हम ये पुआल को अगर हाथ में उठाएंगे, खौलाया हुआ जो पुआल है उसको हाथ में उठाएंगे और पूरा जोर से इसको दबाएंगे। अगर इससे पूरा पानी अगर हमारा निकल रहा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो हमारा अच्छी तरह से वो रेडी नहीं हुआ है। जब हम पूरा इसको दबाएंगे, दबाने के बाद जो है अगर पानी इससे नहीं निकले तब हम समझेंगे कि ये हमारा पुआल जो है अच्छी तरह से पूरा रेडी हो गया है। जब हमारा ये पुआल रेडी हो जाता है तो फिर मशरूम को करने के लिए जो है कि हम सबसे पहले ये पीपी बैग लेते हैं। इसको हम पीपी बैग कहते हैं। ये मार्केट में जो है कि आराम से अवेलेबल हो जाता है। और पीपी बैग के अलावा जो है कि बीज भी हम लेते हैं। और वो जो बीज है आपका, ये हमारे पास थोड़ा सा बीज है रखा हुआ। ये जो बीज है ये गेहूं का बीज है। गेहूं के बीज में उगाया गया जो है कि मशरूम का बीज है। इसको गेहूं के बीज में भी हम करते हैं या फिर सरसों के बीज में भी करते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस गेहूं में, गेहूं का जितना भी सूखा पोर्शन है, जितना भी गेहूं का वेट है, हम जितना एक पीपी बैग में जितना भी हम पुआल ले रहे हैं उसमें से 10% जो है इसमें गेहूं का चोकर इसमें मिलाएंगे। और इसी का 10% जो है आप चना का बेसन या दाल का कोई भी बेसन इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये सीड को भी जो है, सीड हम कितना लेंगे, हमारा जितना जो है ये पुआल है, सूखा हुआ पुआल, गीला पुआल नहीं, जितना भी हम सूखा पुआल लिए हुए हैं उसमें से उसका 10 से 15% हम बीज का प्रयोग करते हैं। और उस बीज को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस बैग को इस तरह से पॉलीथीन से हम पॉलीथीन से इसको बांध देंगे। इस तरह से पॉलीथीन से इसको बांध दें, रबर बैंड से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद इसको 5 या 10 सेंटीमीटर में, या बांधने के पहले ही 5 या 10 सेंटीमीटर में ये छोटा छोटा हम छेद कर लेंगे ताकि जो है कि उसमें हवा का आवागमन बना रहे। फिर इसका एक तो तरीका है कि हम सीड को पूरा मिला दिया और मिलाने के बाद जो है कि इसको पूरा टाइट करके इसको हम भर देंगे। पूरा कम्पैक्ट होना चाहिए। हम इस तरीके से हम इसको भरेंगे कि वो पूरा टाइट हो जाए। एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम पुआल में सीड को नहीं मिलाएंगे। हम जो है आपका जो बेसन है और आपका चोकर है उसको ही सिर्फ मिलाएंगे। और इसको मान लिया कि एक परत अगर हम इस मिक्सर को अगर डाल रहे हैं तो फिर ये जो सीड है उसको साइड से एक एक बीज करके हम डालेंगे। फिर जो है कि फिर दूसरा परत जो है कि फिर पुआल का डालेंगे और फिर साइड से सीड का परत को डालेंगे। मतलब इस तरह करते करते हम 3-4 परत तक डालेंगे। इसको हम जो लेयर विधि कहते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 विधि है। इसके अलावा भी अनेक विधि है, लेकिन जो है कि आसानी पूर्वक ये 2 विधि से हम इसका खेती कर सकते हैं। करने के बाद फिर इसको जो है कि हम बांध देंगे। जो रबर बैंड है, रबर बैंड से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। जहाँ जिस रूम को हम तैयार किए हुए हैं
जिसमें हमको मशरूम उपजाना है। अगर मिट्टी का अगर रूम है तो वो बहुत ही फिट है, अगर पुआल का भी घर है तो वो भी फिट है, पक्का का अगर है तो वो भी फिट है। लेकिन अगर पक्का का अगर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड जो है जूट का बोरा टांग देंगे। अगर गर्मी का सीजन है तो, अगर ठंडा का सीजन है तो जूट का बोरा टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको जो है कि उसमें 10 से 15 दिन तक हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसका है कि हम एक ट्रे टाइप से भी बांस का अगर हम बना देते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है कि उसको लटका भी सकते हैं। तो लटकाने से हमारा एक फ़ायदा क्या होता है कि नीचे जो मशरूम नीचे से जो निकलता है, तो लटकाने वाले प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे से मशरूम भी निकल जाता है। लेकिन अगर हम कहीं पे रख देते हैं इस बैग को तो नीचे से मशरूम निकल नहीं पाता है। 10 से 15 दिन के बाद हम देखेंगे कि ये तरह से जो है कि पूरा माइसेलियम ग्रोथ हो जाता है। ये इसको तो उखाड़ दिया गया है, ये पॉलीथीन, ये पूरा जो है कि पूरा बंडल जो पूरा व्हाइट अगर दिख जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरा माइसेलियम ग्रोथ हो गया है और हमारा ये रेडी हो गया है कि हम इससे पॉलीथीन को हटा दें। और जब ये पूरा व्हाइट हो जाता है तो इस पॉलीथीन को हम काट करके हटा देते हैं और ये इसी तरह पड़ा रहता है। और हमको समय समय पे सुपरविजन करना पड़ता है कि ये इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर पानी की ज़रूरत है तो इस तरह से हम छोटा स्प्रेयर लेंगे और छोटा स्प्रेयर से धीरे धीरे करके उसमें पानी डालेंगे। ये भी हम ध्यान देंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तक पानी नहीं रह जाए। अगर पानी ज़्यादा रह जाता है तो उससे फिर क्या हो जाता है, सड़ने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। इसके बाद फिर 15 से 20 दिन के बाद थोड़ा सा उसमें पिंटक निकल जाता है, पिन के हेड टाइप से निकल जाता है। उस समय हम सावधानी क्या बरतेंगे कि जब पिन की आकृति का उसमें निकल गया है तो हम 24 घंटे तक उसमें पानी नहीं डालेंगे। फिर जो है कि वो पिन वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है और 28वें दिन जो है कि इस तरह का मशरूम जो है कि हमारा तैयार हो जाता है और ये तोड़ने लायक हो जाता है। और इसका एक चीज़ और भी है कि इसको अगर हम एक दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ये पूरा फैल जाता है और इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हमारा कम हो जाता है। तो वो भी हमको ध्यान देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा इस चीज़ को हम गिल कहते हैं, ये गिल जो है कि पूरा फैले नहीं। अगर ये गिल पूरा फैल जाएगा इसका मतलब है कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है कि वो कम हो रहा है हमारा। तो एक समय पे ही इसको तोड़ेंगे और तोड़ने का भी तरीका है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 उंगली के बीच में फंसा करके इस तरह से करके हम तोड़ेंगे ताकि इसके अंदर का जो ये पिन तक है वो हमारा निकल जाए। अगर पिन तक अंदर में ही रह गया तो फिर वो क्या होगा कि बाद में ये बंडल हमारा सड़ सकता है, वो अंदर जो है कि सड़ करके इसको फिर दूषित कर सकता है। तब फिर क्या करेंगे कि ये 7 दिन, पहला फसल तो हम 28वें दिन ले लेंगे और फिर इसको हम उसी तरह छोड़ देंगे। पानी की अगर ज़रूरत रहेगी तो हम पानी डालेंगे, नहीं ज़रूरत रहेगी तो पानी नहीं डालेंगे। और फिर 7 दिन के बाद, 28 दिन के फिर 7 दिन बाद जो है कि ये फिर दूसरा फसल, फिर इससे हमारा मशरूम निकलता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कम खर्च में मशरूम के उत्पादन के बारे में। हमें आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो किसान भाई कैसा लगा मशरूम के बारे में, कम खर्चा में बेहतर मशरूम उत्पादन करने के बारे में जो तकनीक, जो उपाय, जो तरीके बताए गए, वो बेस्ट लगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लगा होगा इनको। हमारे डॉक्टर साहब इतनी अच्छी से और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो अब का विचार है, किसान भाई बहनों, आपको अपनी कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो तो उसकी जानकारी के लिए आप हमें खत लिखें और साथ में साथ कोई सुझाव हो तो भी हमको इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन कोड संख्या 834001। तो किसान भाई बहन, अब हम लोगों को दीजिए इजाजत, काहे कि हम लोगं का समय जो है सो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। बिल्कुल, तो हम चलिए अगली बार नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जोहार।